हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लीगल पॉड। आई होप आप सबको पता है कि यूपीएससी ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है जिसके हिसाब से हमारा सीबीआई असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एग्ज़ाम 19 सितंबर को होने वाला है। इस नोटिफिकेशन के हिसाब से यूपीएससी ने एक एक्स्ट्रा एक्ट भी सिलेबस में ऐड किया है जिसका नाम है द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अगर आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशंस या डेली एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने हैं या कोई नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। स्टार्ट करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि इस एक्ट में टोटल 75 सेक्शंस हैं जो कि 10 चैप्टर्स में डिवाइडेड है एंड एक शेड्यूल भी दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कम इनटू फोर्स? फोर्स में कब आया? ठीक है, आपने देखा होगा कि इस एक्ट में हम लिखते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ठीक है, लेकिन ये फोर्स में आया था 1 जुलाई 2005 को। ठीक, यही बोल रहा है यहाँ पे कि एक सेंट्रल एक्ट है जो कि फोर्स में आया कब? 1 जुलाई 2005। ये पूरे इंडिया में एक्सटेंड होता है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, और ये इनैक्ट हुआ था 17 जनवरी 2003 को। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is not included in the meaning of precious stone as per the PMLA 2002? प्रेशियस स्टोन कौन सा नहीं है इसमें, ये बोल रहा है। ठीक है, डायमंड, सफ़ायर, प्लैटिनम, एमराल्ड। तो इसका आंसर है प्लैटिनम। ठीक है, और क्यों है आगे देखते हैं। हमारा सेक्शन 2SB डिफाइन करता है कि प्रेशियस मेटल क्या है और 2SC डिफाइन करता है कि प्रेशियस स्टोन क्या है। ठीक है, तो हमने जो ऑप्शंस में देखा डायमंड, एमरल्ड, रूबी, सफ़ायर, ये सब क्या है? प्रेशियस स्टोन्स है। लेकिन प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, पैलेडियम, रोडियम, ये सब को प्रेशियस मेटल कैटेगराइज किया है अंडर द एक्ट। मूविंग फॉरवर्ड, अब क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि सिंपल वर्ड्स में समझ लेते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्चुअली होता क्या है। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई अपना ब्लैक मनी वाइट करता है। ठीक है, ब्लैक मनी वाइट करता है या फिर आप बोल सकते हैं अपना डर्टी मनी को क्लीन मनी बना देता है। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है। अब यहाँ पे जो हम ब्लैक मनी या डर्टी मनी की बात कर रहे हैं उसको एक्ट में बोला गया है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। डर्टी मनी को एक्ट के अंदर क्या बोला गया है? प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, एंड उसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2U के अंडर। ठीक है, अब प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या है? बोलता है कि कोई भी पर्सन अगर कोई प्रॉपर्टी को ऑब्टेन कर रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कैसे ऑब्टेन कर रहा है? कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करके, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। सिंपल सी बात है, जो चीज़ को हम एक क्राइम से डिराइव कर रहे हैं जिस प्रॉपर्टी को, वो हमारा प्रोसीड्स ऑफ क्राइम होगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को जब हम अपने फाइनेंशियल सिस्टम में इंटीग्रेट कर देते हैं वाइट मनी दिखा के, तो उसको हम बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। अब आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि क्या क्राइम्स हो सकते हैं, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग होता है या इनसाइडर ट्रेडिंग होता है। ये सारे क्राइम्स करके जो उन लोगों को मनी मिलता है लोगों को, एंड उसको वो वाइट मनी बना देते हैं, तो ये हमारा मनी लॉन्ड्रिंग। अब मनी लॉन्ड्रिंग का आप एग्जाम्पल ये देख सकते हैं, हवाला ट्रांजैक्शंस। आई होप आपको पता हो क्या होता है। इसके अलावा कई लोग ये भी करते हैं कि बहुत सारा जब पैसा साथ में आ जाता है तो वो लोग बहुत सारे डिफरेंट बैंक्स में थोड़ा थोड़ा अमाउंट अलग अलग अकाउंट्स में डिपॉजिट कर देते हैं ताकि किसी को पता ना चले। ठीक है, या फिर शेल कंपनीज फॉर्म कर लेते हैं अपना पैसा छुपाने के लिए, उसको वाइट करने के लिए, तो उसको हम मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ये दिया है सेक्शन 3 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर। बोलता है, whosoever directly or indirectly
attempts to indulge or knowingly assists or knowingly is a party or is actually involved in any process activity connected with the proceeds of crime. ठीक है, and dash shall be guilty of offense of money laundering. ठीक है, ऑप्शन है intentionally participates, unknowingly participates, projecting it as untainted property. ठीक है, इंटेंशनली पार्टिसिपेट्स तो आएगा नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ बता चुके हैं कि नोइंगली कर रहा है वो पर्सन, अननोइंगली की बात ही नहीं आती, अननोइंगली कोई कैसे कर लेगा. और थर्ड है हमारा प्रोजेक्टिंग इट एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी. अनटेंटेड मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, उसको क्लीन दिखाना, उसको वाइट मनी दिखाना. ठीक है, अनटेंटेड यानी जो करप्टेड नहीं होता. ठीक, तो आप यही कर रहे हैं ना मनी लॉन्ड्रिंग में, अपने वाइट मनी को क्या, सॉरी, अपने ब्लैक मनी को क्या दिखा रहे हैं, वाइट दिखा रहे हैं. तो आप उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि ये अनटेंटेड प्रॉपर्टी है. ठीक है, तो यही हमारा सेक्शन 3 है. इसका आंसर है सी. ये वही लिखा हुआ है यहाँ पे जो हमने वहाँ पर पढ़ा था. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. Mr. P was found guilty as per the provisions of Prevention of Money Laundering Act. Who can investigate his case of money laundering? अगर आप प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर कोई भी ऑफेंस के अंदर गिल्टी पाए जाते हैं तो उसका इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? डायरेक्टर या ऑफिसर अंडर 48-49, पुलिस इंस्पेक्टर करेगा, या कोई ऑफिसर अपॉइंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट, या डी नन. ठीक है, इसका आंसर है ए, सेक्शन 48 और सेक्शन 49. ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं कि ये सेक्शन 48 सेक्शन 49 बोलता क्या है. सेक्शन 48 सिंपली क्या बात कर रहा है, अथॉरिटीज़ अंडर द एक्ट. हमारे PMLA एक्ट के अंदर कौन कौन अथॉरिटीज़ है, कौन कौन क्लासेस ऑफ अथॉरिटी है. ठीक है, तो पहला बोलता है डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर या जॉइंट डायरेक्टर. दूसरा है डेप्यूटी डायरेक्टर. तीसरा है असिस्टेंट डायरेक्टर. और लास्ट है हमारा अदर ऑफिसर्स. ठीक है, जो कि अपॉइंट किए जा सकते हैं. ये हमारे अथॉरिटीज़ थे. अब नेक्स्ट सेक्शन 49 बात करता है कि इन अथॉरिटीज़ का अपॉइंटमेंट और पावर के बारे में. ठीक, अब पहला पॉइंट बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इनको. ठीक है, इसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक और चीज़ कर सकती है. वो ये कर सकती है कि जो हमारे फर्स्ट 3 क्लासेस है ना, इनको पावर दे देगी कि जो लास्ट क्लास में ऑफिसर्स है ना, इनको आप अपॉइंट कर सकते हो. ठीक है, एनीथिंग बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर, उनको पावर दे देगी कि आप अपॉइंट कर लो. ठीक है, ये पॉइंट 2 बोलता है. अब लास्ट पॉइंट ये बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनको बताएगी कि उनके पावर्स क्या होंगे, उनकी ड्यूटीज़ क्या उनको डिस्चार्ज करनी होगी इन अथॉरिटीज़ को. ठीक, मूविंग फॉरवर्ड. अब क्वेश्चन 5, विच इज़ द मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर ऑफेंस अंडर PMLA 2002? 7 years, 10 years, not less than 5 years, up to 30 years. तो इसका आंसर है अप टू 10 years. ठीक है, मैक्सिमम पनिशमेंट क्या हो सकती है. ठीक है, आगे देखते हैं. तो ये दिया हुआ है हमारा सेक्शन नंबर 4 में, जो कि बात करता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. ये 2 सेक्शन आपको बहुत अच्छे से याद रखने, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4. 3 क्या है, डिफाइन कर रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है. ठीक है, सेक्शन 4 क्या बोल रहा है, पनिशमेंट बता रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का. तो सेक्शन 4 सिंपली बोलता है कि जो भी कमिट करेगा मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस, उसको क्या मिलेगा, रिगरस इम्प्रिजनमेंट. पहला पॉइंट याद रखना है कि रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगा. अब टर्म क्या होगा, नॉट लेस देन 3 years बट विच में एक्सटेंड टू 7 years. क्या बोला, 3 to 7 years ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन. ठीक है, अब आगे क्या बोलता है कि अगर ये जो ऑफेंस करके आप प्रोसीड ऑफ क्राइम बना रहे हो, यानी जो ऑफेंस, जैसे जो क्राइम है वो अगर स्पेसिफाइड है आपके शेड्यूल में, वो क्राइम जिससे आप ब्लैक मनी बना रहे हो, अगर वो स्पेसिफाइड है हमारे पार्ट ए ऑफ द शेड्यूल में, तो जो होगा यहाँ पे आपका पनिशमेंट वो 3 to 10 years हो जाएगा, विच में एक्सटेंड टू 10 years. ठीक है, प्लस फाइन. तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या हुआ, यहाँ पे 7 बोला, पर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 10. तो मैक्सिमम पनिशमेंट इस एक्ट के अंदर कितना है, 10 years है. ठीक, मूविंग फॉरवर्ड. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन रेस्पेक्ट ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज़, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है.
एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज इन PMLA, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, अब ये जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज दिया है ना, ये सेक्शन नंबर 6 के अंडर दिया है। ठीक है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। काफ़ी लंबा सेक्शन है पर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला बोलता है कि एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो होती है शैल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड 3 अदर मेंबर्स। ठीक है, तो ये गलत है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के अंदर एक चेयरपर्सन होता है एंड 2 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो नहीं है आंसर, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, द चेयरपर्सन एंड एवरी मेंबर शैल होल्ड ऑफिस एज सच फॉर अ टर्म ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन द ऑफिस। 2 years नहीं, ये भी गलत है, 5 years होता है इनका टर्म, होता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का 5 years। नेक्स्ट ऑप्शन है, द चेयरपर्सन और एनी अदर मेंबर में बाय नोटिस in writing under his hand addressed to the Delhi government resign his office। बोल रहा है कि रेजिग्नेशन आप किसको दोगे, दिल्ली गवर्नमेंट को दोगे। अभी हमने पढ़ा था कि ये एक्ट पूरे इंडिया में एक्सटेंड होता है, तो सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट को कैसे आप रिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को आप लिख के रिज़ाइन करते हैं ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज़, तो ये भी ऑप्शन गलत है। लास्ट ऑप्शन बचा, नो चेयरपर्सन और अदर मेंबर शैल होल्ड ऑफिस एज सच आफ्टर ही हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ 65 years। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। तो चलिए अब सेक्शन 6 एक बार देख लेते हैं कि क्या बात करता है। सेक्शन 6 बात करता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज, कॉम्पोजिशंस, पावर्स एट्सेट्रा। ठीक, पहला पॉइंट बोलता है कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अपॉइंट करेगा। ठीक है, प्लस उनका ज्यूरिसडिक्शन, पावर्स और क्या क्या उनके पास अथॉरिटी है वो भी स्पेसिफाई करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड 2 अदर मेंबर्स, पहले आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अब जो मेंबर्स हैं ये हमारे, वो कहाँ से होंगे, एक्सपीरियंस होगा उनके पास लॉ में, एडमिनिस्ट्रेशन में, फाइनेंस में, अकाउंटेंसी में। ठीक है, ये एक्सपीरियंस की बात किया। अब बोलते हैं कि मान लीजिए आप कोई भी मेंबर चूज़ कर रहे हैं एंड वो लॉ के फील्ड से हैं। ठीक, लॉ के फील्ड से हैं तो उनके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मेंबर का क्वालिफिकेशन अगर वो लॉ से हैं, लॉ के फील्ड से हैं। पहला, इज़ क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज डिस्ट्रिक्ट जज। ज़रूरी नहीं कि वो डिस्ट्रिक्ट जज हो, पर उनका अपॉइंटमेंट हो सकता है, उनके पास उतनी क्वालिफिकेशन है कि वो डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, या फिर हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ इंडियन लीगल सर्विस और ग्रेड 1 पोस्ट है उनका उसमें, इंडियन लीगल सर्विस का। ठीक है, ये 2 पॉइंट है लॉ वालों के लिए। अब जो बचे हमारे फाइनेंस, अकाउंटेंसी, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, इसमें सिर्फ इतना बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रेस्क्राइब करेगा वो फॉलो करना है आपको। ठीक, नेक्स्ट, अब मेंबर तो हो गए, चेयरपर्सन के लिए बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही एक मेंबर को चेयरपर्सन अपॉइंट कर देंगे। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं, द jurisdiction of adjudicating authority may be exercised by benches। मतलब जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज़ है वो अपना jurisdiction कैसे एक्सरसाइज करेंगे, बेंचेस पे, बेंचेस क्रिएट करके। ठीक है, अब आगे बोलता है कि बेंच में क्या होगा, कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा बेंच को, चेयरपर्सन कॉन्स्टिट्यूट करेगा। ठीक है, अब वो चाहे तो 1 मेंबर भी रख सकते हैं, 2 मेंबर भी रख सकते हैं, दोनों मेंबर को रख सकते हैं। ठीक है, जो भी चेयरपर्सन डीम फिट करेगा वैसा बेंच वो क्रिएट कर देगा। ठीक है, अब जो हमारा बेंच है इस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का PMLA एक्ट के अंदर, वो ऑर्डिनरीली कहाँ बैठेगा, न्यू दिल्ली में। ठीक है, और बाकी जगह भी हो सकता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करके पहले से नोटिफाई कर दिया जाए तो। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारे बेंच का जुरिस्डिक्शन कौन बताएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्वियसली। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोलता है सिंपल सी बात कि सिंस चेयरपर्सन के पास पहले हमने पढ़ा था पावर है कि वो एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं विथ 1 और 2 मेंबर्स, तो वो एक बेंच से दूसरे बेंच में मेंबर्स का ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट पॉइंट, ये भी वही बात है कि एक केस से दूसरे केस में चेयरपर्सन एक मेंबर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट,
इनका टर्म दिया है, जो हमने पहले पढ़ा था ऑप्शन में लिखा था 2 ईयर्स, पर एक्चुअली इनका टर्म कितना है 5 ईयर्स एंड एज 65 ईयर्स, ठीक है, जो भी अर्लियर होती है हमेशा। नेक्स्ट पॉइंट है सैलरी अलाउंसेस, जो भी इनको पेबल है सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगी, एंड एक बार जो इनका टर्म्स और कंडीशंस ऑफ ऑफिस या सर्विस हो जाता है, जिनमें इनका अपॉइंटमेंट होता है, उसके बाद उनको चेंज नहीं कर सकते आप उनके डिसएडवांटेज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है, सिंपल सी बात है, कोई टेम्प्रेरी एब्सेंस है या कोई वेकेंसी है, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरे पर्सन को अपॉइंट करेगी टू फिल द वेकेंसी, ठीक। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट अभी ये पढ़ा था हमने, रिज़ाइन किसको करते हैं मेंबर्स और चेयरपर्सन, सेंट्रल गवर्नमेंट को करती है, वहाँ पे ऑप्शन था दिल्ली गवर्नमेंट, ठीक है। अब बोलते हैं कि अगर आप रेजिग्नेशन दे रहे हो तो आपको एटलीस्ट उस नोटिस के 3 महीने के एक्सपायरी होने तक आपको ऑफिस में काम करना पड़ेगा, या फिर अंटिल कोई और पर्सन आपकी जगह अपॉइंट हो गया है, ठीक है, या फिर अंटिल द एक्सपायरी ऑफ हिज एक्चुअल टर्म, जो भी अर्लीस्ट होगा वो उनको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो चेयरपर्सन या जो मेंबर्स हैं हमारे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, उनको सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑर्डर से रिमूव कर सकती है आफ्टर गिविंग देम अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट सिंपली बोलता है कि अगर कोई भी ये जो हमारे चेयरपर्सन का ऑफिस है वो वेकेंट पड़ जाता है, क्यों, क्योंकि डेथ हो गई या रिज़ाइन कर दिया या कोई और रीज़न, तो टिल डेट नया चेयरपर्सन अपॉइंट नहीं होता है, तब तक जो हमारे सीनियर मोस्ट मेंबर रहेंगे वो एक्ट करेंगे एज अ चेयरपर्सन, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे सिंपली ये बोल रहा है कि हमारे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है वो सीपीसी से बाउंड नहीं है, ठीक है, उनको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है सीपीसी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस उनको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। एंड इनके पास पावर है कि ये अपना खुद का प्रोसीजर रेगुलेट कर सकती है, ठीक है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर सेक्शन 21Y of the Prevention of Money Laundering Act 2002, scheduled offense means, अब शेड्यूल्ड ऑफेंस सिंपली आपको सुन के समझ में आ रहा है, जो ऑफेंसेस शेड्यूल में दिए हुए हैं वो होंगे शेड्यूल ऑफेंसेस, राइट। पर हम इसका आगे एक डेफिनेशन भी देखेंगे, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑफेंसेस अंडर पार्ट ए ऑफ द शेड्यूल, अंडर पार्ट बी ऑफ द शेड्यूल, अंडर पार्ट सी ऑफ द शेड्यूल, ओनली ऑप्शन ए एंड सी। तो जो हमारा पीएमएलए का शेड्यूल दिया हुआ है ना लास्ट में, उसमें 3 पार्ट हैं, ए बी एंड सी, ठीक है। तो उसमें शेड्यूल्ड ऑफेंसेस कौन से होंगे, पहले हम देख लेते हैं सेक्शन, तो ये बेटर समझ में आएगा। तो सेक्शन 21Y सिंपली क्या बोल रहा है, शेड्यूल्ड ऑफेंसेस क्या है, पहला ऑफेंसेस अंडर पार्ट ए ऑफ द शेड्यूल, लास्ट ऑफेंसेस अंडर पार्ट सी ऑफ द शेड्यूल। लेकिन पार्ट बी के लिए क्या बोल रहा है, द ऑफेंसेस स्पेसिफाइड अंडर पार्ट बी ऑफ द शेड्यूल इफ द टोटल वैल्यू इन्वॉल्व इन सच ऑफेंसेस इज 1 crore और मोर, ठीक है, 1 करोड़ से ज़्यादा अगर वैल्यू इन्वॉल्व है उस ऑफेंस में, ठीक है, जो कि पार्ट बी में दिए हुए हैं, तभी वो शेड्यूल्ड ऑफेंस है। तो यहाँ पे बैक करेंगे, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी में 1 करोड़ वाला चीज़ तो लिखा ही नहीं है, तो सिर्फ ए और सी सही है, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, एंड मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो। थैंक यू सो मच।